बीकॉम सेकेंड ईयर। गुड मॉर्निंग। मैं आपको जो पेपर करवाने जा रही हूँ उसका नाम है कंपनी लॉ। अब तक कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कंपनी जो नया वर्ड नहीं है। जब से आप 11th से कॉमर्स पढ़ रहे हैं आप कंपनी वर्ड जो है वो सुनते आ रहे हैं। हमारे पास कई फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सोल ट्रेडरशिप है, पार्टनरशिप है और कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो कंपनी उसमें अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्जन है, बहुत महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है। एकांकी व्यापार और पार्टनरशिप में जो है वो बड़ी सारी कमियां थी। एकाकी व्यापार में पूंजी की बहुत बड़ी कमी थी। अकेला व्यक्ति जो है वो व्यवसाय को सही ढंग से नहीं चला पाता था और बहुत लोन नहीं मिल पाता था। बाहर से फाइनेंशियल सोर्सेज के द्वारा पैसा नहीं इकट्ठा किया जा सकता था। तो उन सब कमियों को देखते हुए जो है पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया। पार्टनरशिप जो है वो शुरू की गई। पार्टनरशिप में जो है व्हेन 2 or more persons come together for a business and share its profit is called the partnership। जब 2 या 2 से अधिक लोग जो हैं लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किसी व्यवसाय को करते हैं तो उसे जो है वो पार्टनरशिप कहा जाता है। तो पार्टनरशिप जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप एकांकी व्यापार से काफी बेहतर थी, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लोग होते थे और काम करने के लिए भी ज्यादा मैन पावर होती थी, ज्यादा फंड्स होते थे, ज्यादा स्किल्स होती थी, ज्यादा एबिलिटीज होती थी, योग्यताएं जो है वो ज्यादा होती थी। तो उन सारी बातों के हिसाब से जो है वो पार्टनरशिप अच्छा था। लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत सारी अनैमलीज थी, बहुत सारी कमियां थी। तो उन सब कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले जो है वो 12वीं शताब्दी में इटली में जो है गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी बनाई गई और पहली बार जो है उनके द्वारा डिवेंचर्स जो है वो इशू किए गए। तो ये एक बड़ा चेंज था। और इंडिया में लेकिन उस टाइम अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, लेकिन कोई एक्ट इंडिया में नहीं बनाया गया था। 1850 में जो है वो कंपनी एक्ट बनाने के बारे में जो है वो सोचा गया और फिर 1913 में जो है कंपनी एक्ट 1913 जो है वो बनाया गया, जिसमें टाइम टू टाइम जो है वो चेंजेस होती रही। लेकिन ये एक्ट जो है स्वतंत्रता के बाद हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। तो उन सभी कमियों को दूर करने के लिए आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद कंपनी एक्ट 1956 जो है वो बनाया गया और ये बरसों तक जो है वो इम्प्लीमेंट रहा। इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होती रही। जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उनके अनुसार हम जो है इसमें परिवर्तन करते रहे और 88 में मेजर चेंजेस हुई, 90 में हुई, 92 में सेबी एक्ट बनाया गया कंपनी एक्ट से रिलेटेड और बड़े परिवर्तन जो है वो होते रहे। फिर भी इसमें कुछ कमियां थी जो कि बार बार रिफॉर्मेशन करने से भी दूर नहीं हो रही थी। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए जो है गवर्नमेंट ने कंपनी एक्ट 2013 जो है वो बनाया। एक्ट मीन्स लॉ विच इज एप्लीकेबल ऑन द कंपनीज फ्रेम्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। जो भी कंपनीज इस एक्ट के अंतर्गत बनाई जाती हैं उनके ऊपर लीगल इम्पोजिशन होती है कि वो उन सभी उसके प्रोविजंस को, धाराओं को, एक्ट को जो है वो माने, उनके ऊपर जो है वो लागू होता है। तो इसलिए कंपनी एक्ट जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका एक कारण जो है एक्ट बनने का वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी रहा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आई, औद्योगिक क्रांति आई। पहले स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हुआ करता था, फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना जो है वो शुरू हुआ और लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो कंपनीज के बिना संभव नहीं था। तो जो व्यवसाय है अपने शहर से, अपने गांव से निकलकर इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट और फिर इंटरनेशनल लेवल पे होने लगा और धीरे धीरे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर होने लगा।
तो अगर हम ध्यान से देखें तो कंपनियों के विकास के दो कारण जो हैं हमारे सामने आते हैं। एक तो एकाकी व्यापार व साझेदारी व्यापार की कमियां, और दूसरा जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, जिसमें कि हम कंपनी एक्ट जो है वो बनाने की जरूरत जो है वो महसूस हुई। कंपनी जो है वो वर्ड जो है हमारा कंपैनिज वर्ड से जो है वो लिया गया है, कॉम प्लस पैनिस, यानी मिलकर खाना खाना। पेरिस में ये वर्ड जो है लैटिन भाषा में इसका प्रयोग जो है वो होता था। तो इसमें जो है जब खाना खाते थे व्यापारी वर्ग इकट्ठे बैठते थे तो वो अपनी बहुत सारी समस्याओं का सामना जो है वो करते थे और उनके बारे में विचार विमर्श जो है वो करने लगे। तो जो भी समस्याएं उनके सामने आती थी तो उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते थे। तो उन लोगों ने बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना मिलकर जो है सारे फंड्स लगाए जाएं और एक अच्छा बड़ा व्यवसाय जो है वो शुरू किया जाए। तो इस तरह से व्यवसाय की शुरुआत जो है वो की गई। तो इसमें जो है ये कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है, बायोलॉजिकल पर्सन नहीं मानी जाती। इसका जन्म जो है वो कानून के द्वारा होता है। हम इसको जो है एक व्यक्ति का नाम देते हैं, हम कहते हैं कि ये एक व्यक्ति की तरह होती है क्योंकि इसमें व्यक्ति के सारे गुण होते हैं। इसका अपना एक नाम होता है, ये अपना बैंक अकाउंट रख सकती है, इसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है, ये दूसरे लोगों पर सूट फाइल कर सकती है, ये अपने सिग्नेचर्स कॉमन सील के माध्यम से कर सकती है। तो इसलिए इसे जो है कंपनी कहा जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो कहा जाता है। इसका जन्म जो है बायोलॉजिकल नहीं होता है, एक्ट के द्वारा होता है, तो इसे आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो कहा जाता है। तो बच्चों आप सबने जो है इसकी डेफिनेशंस जो है वो देखनी है। ये डेफिनेशंस जो हैं टाइम टू टाइम अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि हम कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं तो कंपनी एक्ट की डेफिनेशन आपने जरूर लिखनी है जो बुक में दी गई है। कंपनी एक्ट के बिना हमारा जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है अगर हम उसकी डेफिनेशन को नहीं लिखते हैं। चाहे डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत कंप्लीट नहीं है, डेफिनेशंस लॉ में बाद में उनकी क्लैरिटी प्रोविजंस के रूप में जो है वो दी गई है। तो हम देखते हैं लॉर्ड लिंडले जो है वो क्या कहते हैं, कंपनी से अभिप्राय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो द्रव्य या द्रव्य के बराबर की संपत्ति सामान्य स्टॉक में जमा करते हैं, एकत्रित धनराशि का प्रयोग किसी सामान्य उद्देश्य के लिए करते हैं। कहते कि ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जो धन या धन के रूप में जो है स्टॉक जो है वो जमा करते हैं और इसका यूज जो है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं। न्यायाधीश जेम्स देखो क्या कहते हैं कि कंपनी से अभिप्राय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित हुआ हो। उन्होंने भी यही कहा है कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें हैं अलग अलग डेफिनेशंस में जो हैं वो दी हुई हैं। प्रोफेसर LH हेने जिन्होंने पहली बार कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा, उन्होंने कहा कंपनी से अभिप्राय विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका पृथक अस्तित्व होता है और एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और एक सार मुद्रा होती है। कंपनी से अभिप्राय विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है, यानी कंपनी जो है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और तीसरा जो है इसमें मेन क्वालिटी जो है कि अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, परपेचुअल सक्सेशन होती है। इन सब चीजों का मैं मतलब आपको बताऊंगी। और कॉमन सील होती है। तो इसमें कृत्रिम व्यक्ति से मतलब है आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका जन्म कानून के द्वारा हुआ है, बायोलॉजिकली जो है उसका जन्म नहीं हुआ है। और सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अभी तक जो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा या पार्टनरशिप पढ़ा उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है।
अगर कंपनी सोल प्रोप्राइटर में जो ट्रेडर है वो भी व्यक्तिगत रूप से संयुक्त रूप से जो है उत्तरदायी होता है, और पार्टनरशिप में भी सभी सदस्य जो हैं संयुक्त रूप से भी और पृथक रूप से भी जो है वो उत्तरदायी होते हैं। अगर उनके पास पैसे की कमी है या अन्य कोई कारण है तो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति भी जो है लोगों के कर्ज उतारने के लिए जो है वो जिम्मेवार होती है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा जो है वो नहीं होता। कंपनी जो है अपने सदस्यों से अलग होती है। कंपनी में मेंबर्स के स्टेटस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ उनके शेयर्स की फेस वैल्यू तक ही जो है वो सीमित होती है। फेस वैल्यू मींस अंकित मूल्य जिस पर शेयर्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिर्फ वहीं तक पे करने की होती है। लीगल सेपरेट एंटिटी जो है उनकी होती है, अलग वैधानिक अस्तित्व होता है, उनको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी जो है वो नहीं ठहराया जा सकता। और कंपनी की एक कॉमन परपेचुअल सक्सेशन होती है। परपेचुअल सक्सेशन मींस कंपनी जो है वो लगातार चलती रहती है, मेंबर्स के आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल गो फॉर एवर। अगर मेंबर्स आते हैं चले जाते हैं, उनके स्थान पर नए मेंबर आ जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी जो है वो लगातार चलती रहती है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कंपनी पर हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो गिरा दिया जाए और कंपनी के सभी सदस्य जो हैं वो उनकी मृत्यु हो जाए तब भी कंपनी जो है वो चलती रहेगी। अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। जितने भी मेंबर्स है उनके लीगल हायर्स, उनके उत्तराधिकारी जो हैं वो उसके उत्तराधिकारी बन जाएंगे। सभी मेंबर्स के मरने से भी कोई फर्क जो है कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर नहीं पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कंपनी की एक कॉमन सील होती है। जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स साइन कराते हैं, जब तक उसके ऊपर किसी हायर अथॉरिटी के सिग्नेचर्स ना हो, जैसे कॉलेज के वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसके ऊपर प्रिंसिपल मैडम के सिग्नेचर ना हो तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। इसी तरह कंपनी के पेपर्स जो हैं तब तक वैलिड नहीं है जब तक उसके ऊपर जो है वो कॉमन सील नहीं लगी होती है। तो ये सारी डेफिनेशंस जो है वो टाइम टू टाइम दी गई हैं, लेकिन मैं आपको कंपनी एक्ट की डेफिनेशन भी करवाऊंगी। कंपनी एक्ट 2013 के एक्ट के सेक्शन 3112 के अनुसार जो है कंपनी क्या है। कंपनी मीन्स फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी एक्ट। एग्जिस्टिंग कंपनी एक्ट मीन्स फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ। ये डेफिनेशन जो है कोई कंप्लीट सी डेफिनेशन नहीं है। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि कंपनी क्या है, जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत फ्रेम की गई है, रजिस्टर्ड की गई है, वो क्या कहलाती है, कंपनी जो है वो कहलाती है। और यहाँ किसी प्रीवियस लॉ जैसे 1956 या उससे पहले 1913 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उसे भी क्या माना जाएगा, कंपनी जो है वो माना जाएगा। तो ये सारी डेफिनेशंस जो है हमने देखी। इन सब के अनुसार अगर हम इनका सम एंड सब्सटेंस निकालें तो क्या निकलता है कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है जिसका किसी लॉ के अंतर्गत क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, निकाय है एक। और दूसरी बात, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका जन्म कानून के द्वारा हुआ है। इसमें अविच्छिन्न उत्तराधिकार है, परपेचुअल सक्सेशन है और कंपनी की क्या है, एक कॉमन सील है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। 99% केसेस में जो है वो सीमित होता है। कभी ऐसा होता है फ्रॉड के केस में या मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में कि ये जो पर्दा है वो खत्म हो जाता है और कंपनी के सदस्य जो है वो एक ही हो जाते हैं। लेकिन ऐसा जो है अपवाद की स्थितियों में जो है वो होता है, हमेशा जो है वो नहीं होता। तो कंपनी जो है एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है जिसको कानून के द्वारा बनाया गया है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार है, कॉमन सील है। तो ये सारे जो हैं करैक्टरिस्टिक्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं। तो अब हम बारी बारी से करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी इन कॉर्पोरेट एसोसिएशन। कंपनी का जन्म जो है मैंने पहले भी बताया कि कानून के द्वारा होता है।
अपने आप नहीं होता, ये एक बायोलॉजिकल पर्सन नहीं है, ये एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसको कानून के द्वारा जन्म जो है वो दिया जाता है। तो इसमें जो है इसका इनकॉर्पोरेशन होना जो है वो जरूरी है। तो जो भी एसोसिएशन प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से बनाई जाती है और जिसका रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो है वो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। और दूसरी जो अगर हम बड़ी बात करें तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी बायोलॉजिकल पर्सन की तरह अपनी एक क्या है, एग्जिस्टेंस है। कंपनी जो है सारी लिविंग पर्सन की तरह प्रिविलेजेस जो है वो एंजॉय करती है। कंपनी हालांकि कंपनी का ना शरीर होता है, ना आत्मा होती है, ना कंपनी को दुख होता है, ना सुख होता है, ना इससे शादी की जा सकती है और ना ही ये डॉक्टर, एडवोकेट या प्रोफेसर बन सकती है। लेकिन ये अपने काम आम व्यक्ति की तरह सारे जो है वो खुद चला सकती है। ये व्यवसाय कर सकती है अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है, दूसरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अनुबंध के खंडन के केस में दूसरी पार्टीज के ऊपर सूट फाइल कर सकती है, दूसरी पार्टीज जो है उसके ऊपर सूट फाइल कर सकती हैं। तो एक आम व्यक्ति की सभी लाभ जो है वो कंपनी उठाती है। तो इसलिए जो है इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, मैं अभी आपको उसके बारे में बाद में बताती हूँ। उससे पहले परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी जो है इसका स्थायी अस्तित्व जो है वो होता है। कंपनी की डेथ, कंपनी की इंसॉल्वेंसी या कंपनी के इंसेन होने पर मेंबर्स के इंसेन होने पर कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने पहले भी आपको बताया कि हम कहते हैं कि कम मेंबर्स में गो बट कंपनी विल गो फॉर एवर्स। सदस्य आए या छोड़कर चले जाएं लेकिन कंपनी जो है वो हमेशा रहती है, बिना बाधा के जो है वो चलती रहती है। इसकी तुलना हम नदी से भी कर सकते हैं कि बिना इसकी बाधा से इसका पानी जो है वो आगे बढ़ता रहता है और इसका रंग रूप अस्तित्व जो है वो कई बार बदलते रहते हैं। तो प्रोफेसर ग्रोवर जो है वो यहाँ तक कहते हैं कि कंपनी युद्ध के दौरान अगर जनरल मीटिंग चल रही हो और हाइड्रोजन बम गिर जाए और कंपनी के सभी सदस्य खत्म हो जाएं, तब भी कंपनी का अस्तित्व जो है वो खत्म नहीं होता है। और कंपनी की जो है वो कॉमन सील होती है, सार मुद्रा जो है वो होती है। सार मुद्रा आपने स्टैंप देखी होगी सबने, जिसके ऊपर जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कॉलेज का ही एग्जाम्पल लूं तो आप बच्चों ने बहुत बार अपने पेपर्स अटेस्ट करवाए होंगे, फोटो अटेस्ट करवाई होगी। तो कॉलेज की एक स्टैंप होती है, जब उसको ऊपर प्रिंट करते हैं तो उसका नाम खुदा हुआ आपके फोटोग्राफ के ऊपर या पेपर के ऊपर जो है वो आ जाता है। इसी तरह कंपनी की भी एनग्रेव्ड जो है कॉमन सील होती है, जिसके ऊपर कंपनी का नाम, पता और सारा कुछ जो है वो लिखा हुआ होता है। वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है कॉमन सील के बिना जो है वो वैलिड नहीं होता। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर इसका होना जो है वो होता है, जरूरी होता है। और ये कॉमन सील जो है कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर्स के होल्ड में रहती है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो उसके ऊपर जो है वो लिखा जाता है, तो उसके ऊपर जो है वो लगाई जाती है। तो उसके बाद जो है हमारा क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप ध्यान से देखना कि कंपनी का अपने सदस्यों से एक अलग वैधानिक अस्तित्व जो है वो होता है। कंपनी के जो सदस्य हैं उनसे वो अलग होती है, उन दोनों के बीच में एक पर्दा होता है। जो काम कंपनी करती है उसके लिए उसके सदस्यों की लायबिलिटी अनलिमिटेड जो है वो नहीं होती। कंपनी की फेस वैल्यू तक जो है वो सीमित होती है। कंपनी के साथ आप कोई अनुबंध कर सकते हैं, कंपनी अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, कंपनी बैंक अकाउंट खोल सकती है, दूसरों के ऊपर सूट फाइल कर सकती है, कंपनी के ऊपर सूट फाइल जो है वो किया जा सकता है। तो कंपनी जो है इसका एक अलग वैधानिक अस्तित्व जो है वो होता है।
ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट केसेस जो है अब आपको सेकेंड ईयर में करने पड़ेंगे। जब आप केसेस लिखोगे तभी आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। केसेस की अपनी इम्पोर्टेंस है। टाइम टू टाइम जो है वो झगड़े होते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर, फिर कोर्ट में उनका फैसला किया जाता है, तो उनको हम जो है वो केसेस कहते हैं। और कुछ केसेस जो है माइलस्टोन केसेस होते हैं जो कि इतिहास को बदलते हैं, पहली बार किए जाते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर, तो उन्हें हम माइलस्टोन केसेस जो है वो कहते हैं। वैसे तो हमारे पास अलग से एक पूरी बुक भी आती है डॉक्टर अवतार सिंह की, जिसमें केसेस की डिटेल जो है वो दी हुई होती है। अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा डिटेल पढ़ना चाहे तो वो उन केसेस की डिटेल उसमें से भी पढ़ सकता है। यहाँ मैं आपको केस के बारे में बताऊंगी पृथक अस्तित्व को लेकर, आपको क्लियर हो जाएगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो क्या होती है। तो इसमें जो है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी ये केस है और ये एक माइलस्टोन केस है। इस केस में सोलोमन एक चमड़े का व्यापारी था, खुद व्यापारी था, उसके 4 बेटे थे, वाइफ थी और एक बेटी थी। तो चमड़े के व्यापारी ने अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी बनाने का सोचा। उसने अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप को जो है वो कंपनी को बेच दिया। तो पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, अगर आपको याद होगा, तो पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 मेंबर्स चाहिए। मैंने अभी बताया कि सोलोमन था, सोलोमन की वाइफ थी, 4 बेटे थे और एक बेटी थी, 7 मेंबर्स हो गए। 7 मेंबर्स ने मिलकर जो है वो कंपनी बना ली और अपनी सोल प्रोप्राइटर जो है वो कंपनी को 30,000 पाउंड में जो है वो खरीद दी, बेच दी। और सोलोमन को उन्होंने भुगतान कैसे किया कि 1 पाउंड वाले 20,000 शेयर और 10,000 पाउंड के जो हैं डिबेंचर्स इशू जो है वो कर दिए। और डिबेंचर्स जो हैं वो सिक्योर डिबेंचर्स इशू किए गए, जिनके अगेंस्ट जो है वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी गई, यानी वो तो क्या हो गए, सेफ जो है वो हो गए। और आप सभी को पता है कि कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए एक शेयर जो है वो परचेज करना जरूरी है। और कंपनी के सभी सदस्यों ने क्या किया कि एक शेयर जो है वो परचेज कर लिया। 1 पाउंड का एक शेयर था, तो 7 जनों ने 7 शेयर जो है वो ले लिए। तो बाकी कंपनी ने सारी शेयर कैपिटल जो है वो बेच दी। तो 1 साल के अंदर ही कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना, आर्थिक कठिनाइयों का सामना जो है वो करना पड़ा और 1 साल के अंदर ही कंपनी की वाइंडिंग अप जो है वो शुरू हो गई। तो अब जो वाइंडिंग अप होती है, आप सबको पता है कि जो लेनदार होते हैं, सिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं, उनकी पेमेंट जो है वो सबसे पहले की जाती है और उसके बाद जो है अनसिक्योर्ड लोन्स की जो है वो पेमेंट की जाती है। तो लेकिन जो कंपनी की संपत्तियां थी, उनका मूल्य सिर्फ जो है वो 6,000 पाउंड था और 10,000 के डिबेंचर्स थे। डिबेंचर्स जो है वो किसके पास थे? डिबेंचर्स तो सोलोमन थे, तो उन्होंने खुद ने डिबेंचर्स जो है वो परचेज कर रखे थे। तो वो सिक्योर्ड लोन था, उन्होंने सबसे पहले जो है अपना भुगतान कर लिया और 7,000 पाउंड के जो है अनसिक्योर्ड लोन्स थे। तो अब 11,000 की लायबिलिटी जो है वो बनती थी। सबसे पहले उन्होंने जो है अपनी पेमेंट जो है वो कर ली और 11,000 की जो शॉर्टेज थी वो और इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो है वो पेमेंट की जानी थी। तो उन्होंने कहा कि सोलोमन तो सेम है, उनके डिबेंचर्स का भुगतान ना करके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी पेमेंट की जाए। तो जैसे हमारे देश में लोअर कोर्ट होता है, वहां पर भी ऐसे फॉरेन में लोअर कोर्ट था, वहां पर उन्होंने अपील की और वो अपील जीत गए और उन्होंने कहा शेयर होल्डर्स अपील जो है वो जीत गए। लेकिन सोलोमन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जैसे हमारे यहाँ पर होता है वहां पर चले गए और जस्टिस की डिमांड जो है उन्होंने की। तो जो कंपनी में फ्रेम किया गया था, जो लिखा गया था, उसका यही था कि कंपनी जो है का वैधानिक अस्तित्व जो है वो कंपनी से अलग होता है। तो उन्होंने कहा कि सोलोमन एंड कंपनी जो है वो एक ही व्यक्ति नहीं है। तो उसके अनुसार जो है पहले
सिक्योर्ड डिवेंचर्स की पेमेंट होनी चाहिए, और फिर जो है उसके बाद जो 6,000 पाउंड की संपत्तियां हैं और उधर 7,000 के आपके हैं, उनकी पेमेंट जो है वो होनी चाहिए। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि इनका अस्तित्व जो है वो बिल्कुल अलग है, और सोलोमन जो है एक सिक्योर्ड मॉर्टगेजर है, लेनदार है, और उसको प्राथमिकता जो है वो मिलनी चाहिए। तो अंश पूंजी सारी की सारी जो है वो चाहे इनके पास हो, सारी की सारी चाहे जनता के पास हो, उसकी पेमेंट जो है वो सबसे बाद में की जाती है। तो ये एक माइलस्टोन केस जो है वो माना जाता है, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद जो है इसमें क्या है, 5 पॉइंट्स मैंने करवाए अभी तक आपको कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन है, तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी है, चौथा परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, छठा जो है वो क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है। कंपनी में मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, सीमित दायित्व जो है वो उनका होता है। यानी अगर मैं आपको कहूँ आपने शेयर्स पड़े हुए हैं, तो अगर कंपनी 100 रुपए का शेयर्स जो है वो बेचती है और मेरे पास 10 शेयर्स हैं, तो मेरी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू यानी 1000 रुपीज तक होती है। कंपनी चाहे लिक्विडेशन में चली जाए, चाहे वाइंडिंग अप में चली जाए, मेरे से वो 1000 से ज्यादा जो है वो क्लेम नहीं कर सकती है। तो यानी जितने शेयर्स आपने खरीदे हैं उन तक आपका दायित्व क्या होता है, सीमित जो है वो होता है। 7 जो है नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो है वो 50 हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट जो है वो नहीं है। और रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट मीन्स, अब देखो कि मैंने बार बार कहा कि कंपनी जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बायोलॉजिकल पर्सन नहीं है। हालांकि अपने नाम से अकाउंट रख सकती है, व्यवसाय कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है, सब कुछ, लेकिन वो अपना व्यवसाय खुद कैसे चलाएगी? उसको व्यवसाय चलाने के लिए दूसरे लोगों की मदद की जो है वो जरूरत पड़ती है। तो उस मदद को लेने के लिए वो क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करती है। अब आप देखो कि कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी होते हैं, वो भी चला सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स जो हैं वो दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। अब जैसे कोई कंपनी बॉम्बे में है तो हर एक जगह पर आपको शेयर होल्डर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो वो कैसे इकट्ठा होंगे और कैसे व्यवसाय को चलाएंगे, ये एक बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करती है। चुनाव करने के कई सारे तरीके हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो लाभ कमाती है, विनियोग करती है इन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, जिनको हम कंपनी के डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर इसमें जो है आपके लिमिटेशन ऑफ एक्शंस हैं। देखो कि आप बाहर के लोगों का पैसा लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, डिवेंचर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है। अगर अपनी कंपनी अपनी मनमर्जी करेगी, कोई भी व्यवसाय शुरू कर लेगी, तो लोगों के साधनों का, पैसों का जो है वो मिसयूज होगा। तो इसलिए इसके जो एक्शंस हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा क्या किए जा सकते हैं, सीमित जो है वो किए जा सकते हैं। कोई भी कंपनी जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का उल्लंघन नहीं कर सकती, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर कोई भी काम करती है तो अधिकार क्षेत्र के बाहर माने जाते हैं, और डायरेक्टर्स जो हैं फिर उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स जो हैं वो बड़ी इजीली ट्रांसफर जो है इसमें किए जा सकते हैं। पहले तो पेपर वर्क होता था, मेरे पास शेयर्स हैं, मैं फॉर्म भरूंगी, शेयर्स भेजूंगी, और फिर मेरे नाम दूसरे व्यक्ति के नाम जिसको सेल किया मैंने कागज बनकर आएंगे, तो शेयर्स जो है वो ट्रांसफर होते थे। ये एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन अब ऑनलाइन सारा कुछ काम होता है। अब सभी कंप्यूटर के जमाने के हो, तो आप सबको पता होना चाहिए कि सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं। आप बेचो, आपकी एक ऑनलाइन पासबुक होती है, उसमें एंट्री हो जाएगी। इसमें ट्रांसफर के लिए कोई खास विशेष कार्य जो है वो नहीं करना पड़ता है।
तो बड़ी आसानी से जो है वो शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं और आप जब चाहे जिसको चाहे जो है वो शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हस्तांतरण के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ट्रांसफर के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस और कंपनी का जिस तरह से कानून के द्वारा निर्माण होता है वैसे ही कानून के द्वारा क्या हो जाती है, समाप्ति जो है वो हो जाती है। तो लेकिन एक इसमें नेगेटिव कह लो या कुछ भी कहो, एक कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो कि कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास सारे राइट्स हैं, लायबिलिटीज हैं उसकी, लेकिन कंपनी जो है वो सिटीजन नहीं है। कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो है संविधान में जो है उसे नागरिक नहीं माना जाता, उसे जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रयोग करने का अधिकार जो है वो नहीं होता। इसमें भी एक केस है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। इसमें न्यायमूर्ति जो हिदायतुल्लाह वो कहते हैं कि नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत नागरिक जो है वो कंपनी नहीं मानी जाती है, कंपनी नागरिक नहीं हो सकती और इसकी ना ही कोई राष्ट्रीय, लेकिन इसकी राष्ट्रीयता हो सकती है। कंपनी जो है वो क्या हो सकती है, एक इंडियन कंपनी हो सकती है, लेकिन वो एक सिटीजन जो है वो नहीं हो सकती। इसकी राष्ट्रीयता जो है इस बात से डिफाइन की जाती है कि इसका इनकॉर्पोरेशन जो है वो कहाँ हुआ है। अगर इंडिया के नियमों के अनुसार इंडिया में इनकॉर्पोरेशन हुआ है या तो उसे जो है हम क्या कहेंगे, एक इंडियन कंपनी जो है वो कहेंगे, लेकिन ये एक सिटीजन जो है वो नहीं हो सकती। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है मैंने आपको बताया और हम इसको अब कॉन्टिन्यूसली पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि कोरोना की वजह से हम शायद फेस टू फेस बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन जो है वो मैं आपको अपने लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर करती रहूंगी, पहले की तरह हम करेंगे। अगर आपकी कोई समस्या होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करेंगे, अटेंडेंस भी जो है वो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करेंगे। तो मैं सारा को ध्यान रखते हुए आज मैं सिर्फ आपको कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो बताऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।